प्लांट्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, न्यूट्रिशन प्रोसेस को इन ह्यूमन बींग्स। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम में यानी कि ह्यूमन बींग्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? यार देखो, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हम इतने स्मार्ट हैं? क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम अपना खाना अपनी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज कर लें? भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो वो क्या करता है? हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। फिलहाल इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं बच्चों न्यूट्रिशन प्रोसेस के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूट्रिशन प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिए हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज के इस लेक्चर में भी हम न्यूट्रिशन प्रोसेस की ही बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे अपनी यानी कि ह्यूमन बींग्स की। यानी कि आज हम ये देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। तो आज के हमारे लेक्चर का भाई टारगेट भी यही बनता है कि आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन प्रोसेस को इन ह्यूमन बींग्स। अब टारगेट मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अब इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं न्यूट्रिशन प्रोसेस की कैसे होती है हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बेटा। सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम में यानी कि ह्यूमन बींग्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? भाई देखो, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो अब इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। यार देखो, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हम इतने स्मार्ट हैं? क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम अपना खाना अपनी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज कर लें? जैसे कि हमने प्लांट्स में देखी है न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। प्लांट्स में भाई उनके जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, उसमें भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेगा, फिर वो लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, फिर वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, पानी को तोड़ेगी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर वो जो हाइड्रोजन है वो जाकर के चिपक जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। क्या बन जाएगा, गुल्लू बन जाएगा, मतलब कि ग्लूकोज बन जाएगा, मतलब कि प्लांट का खाना बन जाएगा। क्या हम इंसान ऐसा कर पाते हैं? भाई हमारे अंदर तो क्लोरोफिल पिगमेंट है नहीं, होता तो शायद हम भी क्या करते, प्लांट्स की तरह दिन रात फोटोसिंथेसिस करते रहते। तो कहने का मतलब ये है कि हम में यानी कि ह्यूमन बींग्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम अपना खाना खुद सिंथेसाइज करें अपनी बॉडी में। तो नेचुरली हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, हम एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहेंगे अपने खाने के लिए। इसका मतलब ये कि हमारे अंदर पाया जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर तो खुद खाना बना लेते तो ऑटोट्रॉप्स कहलाते, लेकिन इतने स्मार्ट नहीं हैं हम कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सके अपनी बॉडी में, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर पाया जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इसमें भी कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई हम में और अमीबा में एक सिमिलैरिटी होती है। आप बोलोगे कि मैम कहाँ, हम कहाँ, वो छुटकू है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। मैम हम में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? दिमाग लगाओ। अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है कि अमीबा अपनी वो छोटी सी जो उसकी बॉडी होती है ना, यूनिसेलुलर बॉडी, उसके अंदर वो खाना लेता है, और बॉडी के अंदर क्या होगा, उस फूड का डाइजेशन होगा, न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, उनका अब्जॉर्प्शन होगा। फिर अमीबा क्या करेगा, उसकी जो एक सेल से बनी हुई जो बॉडी है वो क्या करेगी, उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेगी, यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि एसिमिलेशन होगा, इजेशन भी होगा, है ना। तो अमीबा में हमने यही सीखा था कि अमीबा फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, और खाने का डाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर ही होगा। तो भैया हमारे अंदर भी तो वही चीज हो रही है। माना कि हम बहुत ही बड़े हैं अमीबा के कंपैरिजन में, लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर खाने का डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, उनको बॉडी में अब्जॉर्ब किया जाता है,
फिर उनका इस्तेमाल भी होता है, उनका यूटिलाइजेशन भी होता है उन न्यूट्रिएंट्स का, एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या बॉडी के कुछ दूसरे कंपोनेंट्स उनको बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अमीबा में हो रहा है बेटा वही हम में भी हो रहा है, यानी कि सिमिलैरिटी क्या है कि हम में पाया जाता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके अलावा क्या आपको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स के नाम याद है? मैं बता चुकी हूं, पिछले ही लेक्चर में बताया है, और मुझे लगता है कि उसके पिछले वाले लेक्चर में भी बताया ही होगा। तो अगर आपको याद है तो बल्ले बल्ले, और अगर याद नहीं है तो बेटा आज कर लो, अब कर लो, प्लीज कर लो। किस घड़ी का इंतजार कर रहे हो तुम? देखो, पहली स्टेप होती है इंजेशन, दूसरी होती है डाइजेशन, जिसको तुम्हें डिटेल में पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, तीसरी होती है अब्जॉर्प्शन, फोर्थ होती है एसिमिलेशन, और लास्ट स्टेप होती है इजेशन। ये एन है। यहाँ पे इतनी ठंड है कि मेरे हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं बेटा, तो हो सकता है कि बीच बीच में तुम्हें कहीं मेरे डायग्राम्स या कहीं तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो बुरा मत मानना। ठीक है, चलो, तो पहली स्टेप होती है बेटा इंजेशन, दूसरी डाइजेशन, तीसरी स्टेप होती है अब्जॉर्प्शन की, फोर्थ होती है एसिमिलेशन की, और लास्ट होती है इजेशन की। सीक्वेंस हमेशा यही फॉलो होगा, यानी कि पहले होगी इंजेशन, फिर होगा डाइजेशन, फिर होगा अब्जॉर्प्शन, देन होगा एसिमिलेशन, और लास्ट में होगा इजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स के नाम तुम्हें याद करने हैं। मैम ऑप्शन है क्या? नहीं, ऑप्शन नहीं है, याद करने ही करने हैं। ठीक है, वैसे तो इन स्टेप्स में होता क्या है, बेसिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब क्योंकि आज हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ही रहे हैं, अपनी बात कर ही रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं तुमको इनका बेसिक बता देती हूँ, है ना, कि इन स्टेप्स में होने क्या वाला है। और फिर जैसे जैसे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा इन स्टेप्स को जो है अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक बता देती हूँ। देखो, इंजेशन का मतलब क्या है? फूड को बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में डाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, हमारे खाने में, हमारी डाइट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखो, अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट की बात करें तो बैलेंस्ड डाइट में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, फाइबर या फिज वगैरह भी अपन बोलते हैं, वो सब होता है। यहाँ पे लिखा, हाँ देखो लिखा हुआ है, पानी है, कार्ब्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, और फाइबर्स वगैरह भी होते हैं हमारी एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट में। तो जो तुमने बेटा खाना खाया है उसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। मेजरली अगर हम बात करें तो कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको एज सच बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, इनको तोड़ना पड़ेगा, इनका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस, और उन्हीं सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस को अपन क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। तो खाने को तुमने अपनी बॉडी के अंदर ले तो लिया है, इंजेशन की स्टेप तो हो गई है, लेकिन अब उस खाने में जो कंपोनेंट्स हैं उनका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो वो जो ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस चलेगी ना, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के जो ब्रेक डाउन की बेटा प्रोसेस चलेगी, उसे हम बोलेंगे डाइजेशन। न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, अब उन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, देखो मैं बताती हूँ, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। ये है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है मैम, काफ़ी स्मॉल बना दिया आपने। अरे अभी सब पढ़ाऊंगी, तुम टेंशन तो लो ही मत। ठीक है, ये है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है तुम्हारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या फ्लो होगा सबको पता है, ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल, और मैं यहाँ पर तुम्हारे कुछ बॉडी के सेल्स भी बना देती हूँ। सो दीज आर योर बॉडी सेल्स। यार देखो, अपने बॉडी की जहाँ बात होती है ना, इंटरेस्ट तो अपने आप वहाँ पर डेवलप हो ही जाता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हाँ खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, लेकिन क्लास 10th के लेवल पर आकर के पहली बार ये हमें मौका मिलता है कि हम समझें कि बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो अपने ही बेटा बॉडी की बात चल रही है तो प्लीज़ इंटरेस्ट लो तुम। ठीक है, चलो अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन तो वैसे मैं आगे आपको पढ़ा ही दूंगी डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना समझ के चलो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह होती है तुम्हारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जहां पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स,
ये अल्टीमेटली आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही टूटते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स बनने हैं, जो सिंपलर और जो स्मॉलर सब्सटेंसेस बनने हैं, वो कहाँ बनने हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बनने हैं। यहाँ पर देखो ये बन गए, ये देखो ये बन गए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं वो जिंदगी भर बेटा तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं रहेंगे कि हम बन गए हैं अब हम यहीं रहेंगे। अरे पूरे लाइफ टाइम में एक बार तो खाना नहीं खाओगे तुम, कि एक बार खाना खाया 100 साल की जिंदगी में, एक ही बार जो है ना न्यूट्रिएंट्स बने, मतलब खाने का डाइजेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, न्यूट्रिएंट्स बने, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ना सेटल होकर के रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं भाई, दिन भर में तो अपन 5-6 बार खाना खा लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स तो बनते ही जाने हैं, न्यूट्रिएंट्स तो जो है ना बेटा बनते ही जाने हैं। तुम 7 बजे सो करके उड़ गए, 7:30 पर तुमने दूध पी लिया, ठीक है, 8 बजे तुमने 2 पराठे खा लिए, फिर लंच लेकर के गए स्कूल, 1 बजे नहीं 11-12 के करीब तुम्हारा लंच ब्रेक हुआ, तुमने 2 पराठे उसमें फिर खा लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में वापस आए घर लौट करके स्कूल से, मम्मी ने जो है ना कढ़ी चावल बनाए थे, तुमने वो भी खा लिए। फिर इसके बाद में चले गए ट्यूशन कोचिंग क्लास, ठीक है, वहाँ से आए कि मम्मी भूख लग रही है, पढ़ा भले कुछ ना हो लेकिन भूख तुम्हें पहले लग जाएगी। फिर मम्मी ने मैगी बना के रखी थी तो तुमने मैगी भी खा ली है, और इसके बाद में जब डिनर का टाइम होगा तो तुम्हें फुल जो मील है वो तुम्हें लेना ही लेना है, मतलब कि काफ़ी खाते हैं हम। तो खाना आता जा रहा है, डाइजेशन होता जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स बनते जा रहे हैं, तो बेटा वो जिंदगी भर जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रहेंगे, उनको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर कहाँ निकलेंगे? हवा में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकलना पड़ेगा। निकल करके कहाँ जाना पड़ेगा? ब्लड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स यही बनते हैं, और फिर यहां से बाहर निकलेंगे न्यूट्रिएंट्स और कहां जाएंगे? ब्लड में जाएंगे बेटा, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। अब देखो जो ब्लड है उसका जो है ना सारे ही बॉडी सेल्स के साथ काफी अच्छा व्यवहार होता है, यानी कि बॉडी में जितने भी सेल्स हैं हर किसी सेल के पास ब्लड जाता है, उसका व्यवहार है ऐसा कि हाँ मैं आ रहा हूं, मैं हर जगह आ रहा हूं, ठीक है। तो जब ये ब्लड जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, जब ये तुम्हारे बॉडी के सेल्स के पास जाएगा तो ये क्या करेगा? बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स भी जो है ना आप बोल सकते हो कि दे देगा, मतलब टैक्सी की तरह यहां पर आप बोल सकते हो कि ब्लड काम कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ये बोलता है कि भाई मैं तो जा ही रहा हूं हर एक बॉडी सेल के पास, कुछ हो गुल्लू वुल्लू अमीनो एसिड्स वगैरह जो सेल्स तक पहुंचाने हो मुझे दे दो, मैं पहुंचा आऊंगा। तो ये जो बेटा पूरी प्रक्रिया हुई ना, इसी को अपन बोल देते हैं अब्जॉर्प्शन, कि खाने को बॉडी के अंदर ले लिया, तोड़ दिया कंपोनेंट्स को, न्यूट्रिएंट्स बन गए। अब वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, वहां से कहाँ जाएंगे? बॉडी सेल्स में जाएंगे। बोल देंगे क्या इस स्टेप को? अब्जॉर्प्शन। फिर होगा एसिमिलेशन। अब देखो बॉडी की सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स तो आ गए हैं, अब वो उन न्यूट्रिएंट्स को ऐसे सजा के तो नहीं रखेगा कि देखो 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 मेरे पास गुल्लू आया, देखो 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 मेरे पास फैटी एसिड्स आए, देखो 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 मेरे पास ग्लिसरॉल आया है। वो सजा के तो नहीं रखेंगे भाई, काम निकलवाएंगे ना उनसे, मतलब कि यूटिलाइज करेंगे उन न्यूट्रिएंट्स को, एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, बॉडी के कुछ दूसरे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब कि उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा कुछ ना कुछ करने के लिए। कहाँ? बॉडी सेल्स में। तो उस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोल देते हैं, कि न्यूट्रिएंट्स का क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब देखो जो तुमने खाना खाया है, जरूरी नहीं बेटा कि जितना तुमने खाना खाया है पूरा का पूरा खाना A to Z क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए, जो है ना अब्जॉर्ब हो जाए। तुम्हारे खाने का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, डाइजेस्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो ऐसा जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड पोर्शन है फूड का बेटा, वो तो वेस्ट हुआ ना। अरे जो डाइजेस्ट ही ना हो पाए, जो अब्जॉर्ब ही ना हो पाए, वो तो कचरा है हमारे लिए। तो ऐसे अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो अब वो जो वेस्ट है बेटा वो कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकलेगा। आप बोलोगे कि मैम बाहर मतलब फिर से ब्लड में? नहीं, बाहर मतलब लिटरली अब तो बॉडी के बाहर ही फेंकना है। कैसे? तो पहले छोटी दीदी से वो वेस्ट जाएगा बड़ी दीदी के पास। बड़ी दीदी बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके, अभी बना नहीं रही हूं मैं, ऐसे बता देती हूं मुंह से, जो अनडाइजेस्टेड और जो अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट है वो कहां जाएगा? वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली उसको बॉडी के
बाहर निकाल दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर या स्टूल, लेमैन लैंग्वेज में बोले तो पॉटी। तो जो इंसान बेटा पॉटी करता है ना, जो फीकल मैटर जो वो निकालता है वो क्या है, वो अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड वेस्ट ही तो है, तुम्हारे खाने का वही पोर्शन तो है जो कि पच नहीं पाया, अब्सॉर्ब नहीं हो पाया। और जो रिमूवल की जो प्रोसेस है बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इजेशन। तो ये मोटा मोटा तुमको मैंने बता दिया है, होपफुली तुम्हें कुछ समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हाँ मैम काफी समझ में आ गया, मैम काफी समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, अब अपन सीधे जो है ना पढ़ लेते हैं डाइजेशन को। ना इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी प्रभु। इससे पहले कि हम डाइजेशन को समझे बेटा, जरूरी है हमारे लिए समझना कि भाई हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है कि जो खाते हैं पचा लेते हैं। आप बोलोगे कि अरे मैम बॉडी में वो होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम अपना, वही तो काम करता है, वही तो करेगा डाइजेशन की प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो बेटा उस सिस्टम को भी तो पहले पढ़ना जरूरी है कि बस सीधे प्रोसेस पर आ जाओगे, स्टेप पर आ जाओगे। ना 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 ना, पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर पढ़ेंगे डाइजेशन की प्रक्रिया। तो मैम आज हो जाएगा क्या? नहीं, आज नहीं हो पाएगा बेटा, आज नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजों में समय ज्यादा लगता है। तो आज हम डाइजेशन की प्रोसेस के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। चलो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। देखो जल्दी जल्दी से समझ लो, नहीं तो अगर ज्यादा टाइम लगा तो मैम यहीं पर जम जाएंगी, मैम की कुल्फी बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, हमारे ना डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और एक होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये मिल करके बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये इसका नाम तो हमने सुन रखा है, मैम एलिमेंट्री कैनाल का नाम तो हमने सुन रखा है, लेकिन मैम ये तो पहली बार सुन रहे हैं, पढ़ना जरूरी है क्या? बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जो पढ़ा रही हूं तुम्हारे लिए जरूरी है या नहीं है? जो मैं पढ़ा रही हूं वो तुम्हारे लिए 100% जरूरी है। बेटा ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, इनको तुम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये बनाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जिनमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वही एंजाइम्स क्या करेंगे, तुम्हारे फूड के कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो रोटी खाई है, रोटी में जो कार्ब्स हैं उन्हें डाइजेस्ट कौन करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो तुमने दाल के साथ नहीं, तुमने रोटी खाई और तुमने सूखी रोटी तो खाई नहीं होगी, साथ में दाल वाल तो भी खाई होगी, तो दाल में वो जो बेटा प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को कौन करेगा डाइजेस्ट? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तुमने रोटी नहीं, तुमने साथ में पराठा भी खाया था, ठीक है, मुझे पता है, और पराठे में तुमने बटर लगा के खाया था। वैसे भी मम्मी ने शुद्ध घी में जो है ना पराठे बनाए थे, ऊपर से तुमने बटर और डाल दिया 2 चम्मच, मतलब तुमने फैट्स भी खाए हैं। तो फैट्स का डाइजेशन कौन करेगा बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही तो करेंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो अपन खाना खाते हैं उस खाने में कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जिनका ब्रेक डाउन होना है। एज इट इज वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि वो, ठीक है ना, तो एज सच वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, उनको तोड़ना जरूरी है। तो तोड़ने के लिए, उनका ब्रेक डाउन करने के लिए कौन होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस कौन बनाता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही तो बनाते हैं दादा। तो इसलिए अगर ये नहीं होंगे ना बेटा तो भूल जाओ डाइजेशन की प्रोसेस। ये तो वही वाली बात होगी कि तुम गाड़ी लेकर के तो आ गए हो, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, डीजल भी नहीं है, CNG भी नहीं है, तो खड़ी है गाड़ी सुंदर सी, किसी काम की नहीं है। वैसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी बेटा पढ़ लो, तुम जितनी पढ़नी पढ़ लो, लेकिन अगर ये नहीं पढ़े, इनको अगर तुमने अंडर एस्टिमेट किया, अगर ये नहीं होंगे, इनके अगर डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होंगे, एंजाइम्स नहीं होंगे, तो ये किसी काम की नहीं है। खड़ी रहेगी बॉडी में कि मैं तो हूं पर कुछ हो नहीं रहा मुझसे। ठीक है, चलो
तो ये बेटा इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको अपन अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपन बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। ओके, तो आप ये समझ लो मोटा मोटा कि अगले लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ करके इनके जो सेक्रीशंस हैं, उनमें जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, उनको पढ़ करके समझ करके अपन क्या करेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस समझेंगे, ताकि न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स की, वो अपन अगले लेक्चर में ये टॉपिक फिनिश कर लें। ओके, आज अपन बात करते हैं, आ जाओ एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना अब अपन शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ और बोलने वाली थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आ गया। एलिमेंट्री कैनाल को बेटा अपन एक और नाम से जानते हैं, गट। वो कहते हैं ना गट फीलिंग। तो एलिमेंट्री कैनाल को अपन गट बोलते हैं और इसको जीआईटी भी बोलते हैं। व्हाट इज जीआईटी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल को अपन बोलते हैं गट या फिर जीआईटी। ये क्या है? ये क्या है? अरे कुछ नहीं, ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है ऑफ वेरिंग डायामीटर। आप बोलोगे कि मैम कायदे से मतलब समझा दो, कुछ समझ में नहीं आया। बेटा कुछ नहीं, ये एक लंबी सी मसल की बनी हुई, नहीं लंबी सी मसल नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूं कि ये एक लंबी सी ट्यूब है। जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये एक लंबी सी ट्यूब है जो बनी होती है मसल्स की। जो इसकी दीवारें हैं बेसिकली वो बनी होती हैं मसल्स की। तो ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, ऑफ वेरिंग डायमीटर। यानी कि ये मत समझना, देखो पहली बात तो ये कि आपने बोला कि मैम चलो ठीक है, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उसके लिए आप बोल रहे हो कि ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। मैम कितनी लॉन्ग है ये? हाउ लॉन्ग? तो बेटा ये 9 मीटर लंबी होती है। 9 मीटर लंबी होती है। आप बोलोगे कि मैम इतनी तो हाइट नहीं है हमारी जितनी एलिमेंट्री कैनाल की आपने लंबाई बता दी। मैम कैसे पॉसिबल है? मैम ये कैसे पॉसिबल है? मान लो कि अगर कोई बुदका सा इंसान है, छोटा सा इंसान है, तो उसके बॉडी में कैसे जो है 9 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल हो सकती है मैम? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? तो मेरी बात सुनो बेटा, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, ये हमारी बॉडी में हाईली कॉइल्ड होती है। यानी कि ऐसे घूम घूम के पाई जाएगी हमारी बॉडी में, ताकि छोटी सी हाइट में भी क्या हो, इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल फिक्स हो जाए। भैया नेचर ने बनाया ही हमें ऐसा है कि क्या बोले। चलो, तो ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, लंबी सी ट्यूब है, 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है। दीवारें किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है, ऑफ वेरिंग डायमीटर। वेरिंग डायमीटर का मतलब क्या है? 9 मीटर लंबी बेटा ट्यूब है। तुम्हें क्या लगता है 9 मीटर की लंबाई में हर जगह इसका डायमीटर बराबर बराबर रहेगा क्या? कि शुरुआत से जितनी चौड़ी है एंड तक उतनी ही चौड़ी रहेगी? नहीं, बीच में कहीं ये पतली हो जाएगी, कहीं मोटी हो जाएगी, कभी पतली हो जाएगी, कभी बहुत पतली हो जाएगी, कभी बहुत मोटी हो जाएगी। ये है कहने का मतलब। तो 9 मीटर लंबी ट्यूब है बेटा, थ्रू आउट इट्स लेंथ इसका जो डायमीटर है वो सेम नहीं रहेगा। कहीं डायमीटर बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा, लाइक दैट। तो वेरिंग डायमीटर का मतलब यही है कि डायमीटर वेरी करेगा। 9 मीटर की लंबाई में डायमीटर कभी कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, ये चलता रहेगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, या ऐसे लिख दो, इट हैज 2 ओपनिंग। इट हैज 2 ओपनिंग्स। इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं बेटा। एक होता है माउथ और दूसरा एनस। तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। जैसे कि मान लो कि ये मैंने बना दी आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ये मैंने आपकी बना दी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इसकी 2 ओपनिंग है। ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है, ऊपर वाली ओपनिंग, इसको अपन माउथ बोलते हैं। नीचे वाली ओपनिंग को अपन बोलते हैं एनस। जरा बताओ ये पॉइंट तुम्हें क्लियर तो है ना? इसमें कोई बहुत बहुत बेटा दिमाग लगाने वाला देखो नहीं है कि तुम बोलो कि मैम ये 2 ओपनिंग। अरे सबको पता है ओपनिंग का मतलब क्या है। ओपनिंग मतलब तुम ये बोलो कि छेद है। एलिमेंट्री कैनाल में 2 छेद हैं, इसकी 2 ओपनिंग्स हैं। ऊपर वाली ओपनिंग माउथ, नीचे वाली एनस, ठीक है।
अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा। माउथ खुलता है जिस पार्ट में, उसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी खुलती है नेक्स्ट पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स खुलता है जिस नेक्स्ट पार्ट में, उसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जिस नेक्स्ट पार्ट में खुलेगा, उसे हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक जिस नेक्स्ट पार्ट में खुलता है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन खुलेगी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अल्टीमेटली जो भी सामान होगा, ठीक है, वो एनस के थ्रू क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो, ये सारे बना दिए क्या मैंने इसके पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। शुरुआत होती है फर्स्ट ओपनिंग से, जो कि है माउथ। माउथ खुलेगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी खुलेगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुलेगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस खुलेगा स्टमक में, स्टमक खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी दीदी खुलेगी बड़ी दीदी में, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन अल्टीमेटली कहाँ जाके खुलेगा, आप बोल सकते हो कि एनस में, ठीक है। ये तो सुनने में सही नहीं लग रहा कि लार्ज इंटेस्टाइन खुल रहा है एनस में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपको मिलेगी क्या, इसकी एलिमेंट्री कैनाल की नीचे वाली ओपनिंग, जिसे हम बोलेंगे एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो भी सामान है वो बॉडी से बाहर कैसे आने वाला है बेटा, एनस से आने वाला है। तो इसकी दो ओपनिंग्स हो गई, माउथ और एनस, और इनके बीच में जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया बेटा। अब हमें क्या करना है, इन्हीं पार्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल भी बहुत लंबी होती है, कि एक तुम सोचो कि आधे घंटे में या 15 मिनट में हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, ठीक है। चलो आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों माउथ के साथ। ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, यही माउथ है। मैम आपकी दिख रही है, हमारी कहाँ है? अरे जैसी मेरी है बेटा, वैसी तुम्हारी भी है। जाओ, घर में लगा होगा आईना, मिरर लगा होगा, ठीक है, जा करके देखो, मुंह खोल करके खड़े हो जाओ। तो जो ओपनिंग दिख रही है, इसी को अपन बोलते हैं माउथ, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल देती हूँ एंटीरियर। देखो, एंटीरियर दो वर्ड्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है आगे, ठीक है। तो ये है एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, शॉर्ट में लिख रही हूं गट, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल की क्या होती है, गट की क्या होती है, एंटीरियर ओपनिंग होती है, यानी कि आगे वाली ओपनिंग होती है। आसान शब्दों में एंटीरियर का मतलब है आगे, तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल की आगे वाली ओपनिंग होती है। ओपनिंग ही है बेटा, ओपनिंग ही है, ठीक है। चलो, छेद मतलब इट इज बाउंडेड। अच्छा, ये है क्या, ये एक हॉरिजॉन्टल स्लिट है, हॉरिजॉन्टल स्लिट है। हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। खड़ा हुआ वर्टिकल, लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्लिट है। ऐसे किसी ने ऐसे चीरा मार दिया हो, है ना, जैसे कि हमारा ये फेस था और यहाँ पे किसी ने क्या करा, ऐसे हॉरिजॉन्टल उसमें कट लगा दिया हो, स्लिट लगा दिया हो, ठीक है। तो वो क्या बन गया, माउथ बन गया। तो हॉरिजॉन्टल स्लिट है ये, ठीक है। उसके अलावा इट इज बाउंडेड बाय टू लिप्स, बाउंडेड बाय टू लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। अरे ये जो ओपनिंग है, इसके आजू बाजू क्या होता है, ये ओपनिंग है, इसके अराउंड क्या है, लिप्स ही तो है, अपर लिप एंड लोअर लिप। सो इट इज बाउंडेड बाय टू लिप्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ, ठीक है। माउथ के थ्रू ही क्या होगा, फूड को बॉडी के अंदर लिया जाएगा। ऑलराइट, तो माउथ क्या है बेटा, एंटीरियर ओपनिंग है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की आगे वाली ओपनिंग है। हॉरिजॉन्टल स्लिट है, कि ऐसा लग रहा है किसी ने कि ये फेस है और किसी ने उठा करके चीरा मार दिया हो, हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया हो, तो ये क्या बन गया है, हॉरिजॉन्टल स्लिट बन गया है। इट इज बाउंडेड बाय टू लिप्स, इसके आजू बाजू क्या होते हैं, दो लिप्स होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, जिसपे लिपस्टिक लगी होती है, मैंने भी लगाई हुई है,
फिर उसके बाद में इसका काम क्या होता है, इसी से बेटा इसी ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ऐसे तो हमारी बॉडी में देखो बहुत सारी ओपनिंग है। आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था एलिमेंट्री कैनाल की 2 ही ओपनिंग है। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग है, एक माउथ और दूसरा एनस। लेकिन उसके अलावा बॉडी में और भी तो ओपनिंग्स हैं, ये वाली ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग, ठीक है। तो हर किसी ओपनिंग से तो बेटा खाने को बॉडी के अंदर नहीं ले सकते हैं, सिर्फ माउथ ही वो ओपनिंग है जिससे कि खाना बॉडी के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये जो माउथ है इसके पीछे की जो स्पेस है, जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि माउथ कहाँ खुलता है एलिमेंट्री कैनाल के कौन से वाले पार्ट में, तो बकल कैविटी में। तो आप लिख सकते हो कि स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड स्पेस बिहाइंड माउथ। माउथ के पीछे, इस ओपनिंग के पीछे जो स्पेस है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, इज कॉल्ड बकल कैविटी, ठीक है। अब अपन आ जाओ बात करते हैं बकल कैविटी के ऊपर। माउथ हो गया, अब अपन बात करते हैं बकल कैविटी के ऊपर। सब कुछ पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है ना, जो स्लाइड्स हैं वो भी रीड करके बताऊंगी। चलो, बकल कैविटी जिसको अपन कहते हैं ओरल कैविटी भी, अपन नहीं कहते हैं एक्चुअली, एनसीईआरटी कहती है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ बेटा, बकल कैविटी और ओरल कैविटी अलग अलग चीज है। 10th के लेवल पर तो मैं एनसीईआरटी यही बोलती गया है, बकल कैविटी ओरल कैविटी एक बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। ओरल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ बकल कैविटी। आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब है, मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में सवाल अगर आता है तो लिख करके नहीं आना है, ये सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बकल कैविटी के एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल और दूसरा पार्ट जो है वो है ओरल कैविटी। बकल कैविटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वेस्टिब्यूल, दूसरा पार्ट ओरल कैविटी। अब आप बोलोगे कि मैम क्या है, मैं बता रही हूं। तुम अपने दांतों को सबसे पहले ऐसे बंद करो, अपने दांतों को तुम सबसे पहले ऐसे बंद करो, ठीक है। अब अपनी फिंगर लो और फिंगर लेकर के तुम अपने मुंह के अंदर इस फिंगर को मूव करवाओ। लेकिन कंडीशन क्या है, दांत तुम्हारे बंद होने चाहिए। अगर दांत खुले होंगे तो तुम अंदर ले जाओगे, अंदर लेकर के नहीं जाना है। मैं कह रही हूं दांत को बंद करो और फिर अपने माउथ के अंदर जो है अपनी फिंगर को लेकर के जाओ और देखो कि फिंगर तुम्हारी कहाँ मूव कर रही है। आप बोलोगे कि मैम अगर दांत को बंद कर लिया ऐसे तो फिर फिंगर तो ज्यादा अंदर जा ही नहीं पाएगी, ऐसा लगेगा कि फिंगर कहाँ है, चीक्स और दांतों के बीच में ही है। चीक्स और दांतों के बीच में जो थोड़ी सी जगह दिख रही है, मैम फिंगर तो वहीं मूव करेगी। एग्जैक्टली दांतों को बंद करके जब अपन ब्रश करते हैं तो ब्रश कहाँ जाता है, चीक्स यानी कि गाल और दांतों के बीच में जो जगह है वहीं तो ब्रश ऐसे मूव करता रहता है। उंगली भी तुम्हारी वहीं मूव करेगी। एग्जैक्टली वही स्पेस कहलाती है बेटा वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या है, स्पेस बिटवीन चीक्स एंड टीथ। दांत और चीक्स के बीच में, तुम्हारे गाल हो गए, अंदर की तरफ भी गाल ही है ना, तो गाल और टीथ के बीच में जो स्पेस है, जहां पे तुम्हारी उंगली ऐसे जाएगी, जहां पे तुम्हारा टूथब्रश जाता है ऐसे, दांत बंद करके बेटा, दांत तो खोलने नहीं है। दांत तो खुल गए ना तो फिर तो तुम बकल कैविटी का तुम तो फेरिंग्स तक पहुंच जाओगे, ठीक है। दांत को बंद करके ऐसे करके, जहां पर तुम्हारा टूथब्रश जा रहा है, जहां तुम्हारी फिंगर मूव कर रही है, दैट स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक्स इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अब दांत के पीछे जो स्पेस है, जहां पे तुम्हारी टंग है, वो पूरी स्पेस कहलाती है ओरल कैविटी। सो स्पेस बिहाइंड टीथ, दांतों के पीछे, दांतों के आगे जो स्पेस है दैट इज वेस्टिब्यूल। दांतों के पीछे जो पूरी जगह है जहां पे तुम अपने खाने को लेते हो, टंग होती है जहां पे तुम्हारी, उस स्पेस को अपन बोलते हैं ओरल कैविटी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ओरल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ बकल कैविटी। लेकिन एनसीईआरटी बोलती कि यार एक ही बात है।
चलो ठीक है भाई, अब 10th में है तो मान लेते हैं एनसीईआरटी की, ठीक है जो तुम बोल रहे हो वही मान के चलते हैं, लेकिन हमें अंदर की बात तो पता है, उल्लू मत बनाओ हमें, ठीक है। तो बकल कैविटी को ही ओरल कैविटी बोल देते हैं। ओके, अब इसमें आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे बेटा। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है क्या इसमें दांत, एक तो नहीं, एक तो होते हैं इसमें दांत, दूसरी जबान यानी कि टंग, और तीसरा पार्ट है इसका पैलेट। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बेटा ये देखो मेरी बात सुनो, ये मैं बोला कि मैम ये क्या तरीका होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है फिर भी आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा ये पैलेट पार्ट जो है ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सेपरेशन, आप बोल सकते हो कि सेपरेशन सॉर्ट ऑफ लेयर बना रहा है बिटवीन योर नेजल कैविटीज एंड बकल कैविटी। आप बोलोगे मैम इसका क्या मतलब है, मैं बताऊंगी, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, आई कैन एक्सप्लेन, ठीक है, अभी बस तुम पढ़ते जाओ। तो बकल कैविटी के 3 पार्ट्स हो गए, टीथ, टंग एंड पैलेट। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा टीथ की, ठीक है, अलग से इसको अपन साइड में लेते हैं, आ जाओ दोस्तों। टीथ पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। मैम ये कैसा शब्द ले लिया, हेट्रोडोंट होने का मतलब ये है बेटा कि हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना, तो अपने पास 4 अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव, है ना, 4 अलग अलग टाइप के अपने दांत होते हैं। कौन कौन से, अरे इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर्स या प्रीमोलार, पहले प्रीमोलार लिख दो, प्रीमोलार एंड मोलार्स, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बकल कैविटी का पहला पार्ट जो कि है टीथ। हेट्रोडोंट टीथ होते हैं, मतलब अपने पास 4 डिफरेंट टाइप्स के दांत होते हैं। इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलार्स होते हैं और मोलार्स होते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में इनके बारे में भी अपन और पढ़ेंगे, बताऊंगी मैं। हमारे जो दांत होते हैं बेटा वो जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। मैम बहुत ही भारी शब्द ले लिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मेरी बात सुनो। कभी तुमने एक टाइम पर ना, जब मैं छोटी थी तो एक जी टीवी पर एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया शाबाश नाम का, उसमें लोग ना अपने बड़े अलग अलग टैलेंट दिखाते थे। कुछ नहीं तो दांतों से ट्रक खींच लेते थे, दांतों से टायर खींच लेते थे, दांतों से एरोप्लेन खींच लेते थे कि रस्सी ली, रस्सी का एक एंड बांधा ट्रक में और दूसरा एंड क्या करा अपने दांतों के बीच में फंसा लिया और दांतों से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, हाथ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस अपने दांतों से क्या कर रहे हैं, उठा करके रस्सी खींच रहे हैं। तो रस्सी बंधी हुई है ट्रक से, तो जो ट्रक है वो भी जो है ना साथ में हो लिया। ऐसे ऐसे टैलेंट जो ना लोग दिखाते थे। तो कभी अगर तुमने कभी ऐसा देखा हो कि लोग अपने दांतों से क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कुछ नहीं तो मूवीज में आपने अक्षय कुमार को किसी ना किसी मूवी में गन्ना तो छीलते हुए देखा ही होगा। गन्ना तो खैर अक्षय कुमार के हम सभी खाते हैं। तो कभी सोचा है कि हम अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे दांतों से इतना टफ काम कैसे करवा लेते हैं, इतनी स्ट्रेंथ कैसे मिलती है हमारे दांतों को? क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं बेटा वो हमारे जबड़े, हमारे 2 जबड़े होते हैं, जॉ जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, ये है ऊपर वाला जबड़ा, ये है नीचे वाला जबड़ा, अपर जॉ है लोअर जॉ। दोनों ही जो जबड़े हैं बेटा, जो जॉज हैं, इनमें हड्डी होती है, अपर जॉ बोन, लोअर जॉ बोन। तो जो अपर और जो लोअर जॉ बोन्स हैं बेटा, इनमें ना गड्ढे होते हैं, सॉकेट्स जिनको अपन बोलते हैं। इन्हीं गड्ढों में अपने दांत क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। देखो ये है तुम्हारा लोअर जॉ, नीचे वाला जो जबड़ा है उसकी हड्डी, ये है लोअर जॉ बोन, लोअर जॉ बोन। अब इस बोन में देखना, ऐसे तुम्हें गड्ढे देखने को मिलेंगे, ये दिख रहे हैं। इन्हीं गड्ढों में अपने दांत जो टीथ हैं वो धसे हुए रहते हैं। ये देखो, ये एक दांत हो गया, ये दूसरा दांत हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये जो गड्ढे तुम्हें दिख रहे हैं
ये लोअर जॉ बोन है और जो गड्ढे दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं सॉकेट्स, और ये जो दिख रहे हैं तुम्हें येलो येलो, ये क्या है? टीथ है। सिंगुलर होता है टूथ, प्लूरल होता है टीथ। ठीक है, तो जो अपने दांत होते हैं बेटा वो अपने जॉ बोन्स के सॉकेट्स में एम्बेडेड रहते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धसा हुआ। तो यहां पे मैं लिख दूं कि जो अपने टीथ है दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स। जबड़ों की जो हड्डियां होती हैं जिनको अपन जॉ बोन्स बोलते हैं, उनमें जो सॉकेट्स होते हैं उनमें कुछ इस तरीके से ये धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, जिसके कारण हमारे दांतों को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है कि हम क्या करें, दांतों से पकड़ करके कुछ भी खींच दें। ओके, चलो फिर उसके बाद में लाइफ टाइम में 2 बार हमारे दांत आते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम में हमारे 2 बार दांत आते हैं। सबसे पहले जो दांत आते हैं वो 6 महीने की उम्र में आते हैं। कभी आपने देखा हो, आपके घर में कोई छोटा बेबी हो तो जब वो 6 मंथ्स का होता है तो उसके जो है ना नीचे से ऐसे 2 दांत निकलने शुरू हो जाएंगे, ऊपर के भी ऐसे 2 दांत आ जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो 6 मंथ्स की एज से दांत आने शुरू हो जाते हैं और 2 से 3 साल तक की उम्र तक जो पहला सेट है दांतों का वो आ जाता है। उस पहले सेट को अपन बोलते हैं मिल्क टीथ। दूध के दांत अपन हिंदी में बोलते हैं ना मिल्क टीथ, या टेम्परेरी टीथ, या प्राइमरी सेट भी अपन उसको बोलते हैं दांतों का। प्राइमरी क्योंकि सबसे पहले आ रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो दूध के दांत होते हैं बेटा ये झड़ जाते हैं। 6 महीने की उम्र से आना शुरू होंगे, 2-3 साल तक जब तक बच्चा होगा तब तक पूरे आ जाएंगे। फिर जब बच्चा 5 से 6 साल की उम्र का होता है तो फिर ये दूध के दांत क्या होते हैं बेटा, झड़ने गिरने शुरू हो जाते हैं, इनकी शेडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर दूध के दांत झड़ गए हैं तो 10 साल तक जो है ना नए दांत आएंगे, नहीं, जैसे जैसे दूध के दांत झड़ते जाते हैं वैसे वैसे जो दूसरा सेट ऑफ टीथ है बेटा वो आना शुरू भी कर देता है। ठीक है, तो 5 से 6 साल की उम्र में आप बोलते हो कि दूध के दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। उनकी जगह पे जो सेकेंड सेकेंड जो सेट है दांतों का वो आना शुरू हो जाता है, जिसको अपन परमानेंट सेट बोलते हैं दांतों का, वो आना शुरू हो जाता है। और 13 साल तक की उम्र तक सारे दूध के दांत झड़ चुके रहते हैं और जो सेकेंड सेट है परमानेंट सेट उसके सारे दांत आ चुके रहते हैं। सारे नहीं, ये समझ लो कि 32 दांत होते हैं तो 32 में से 28 तो आ ही जाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी या जो टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ है उसकी। ठीक है, जिनको अपन मिल्क टीथ भी बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख देती हूं 2 सेट्स ऑफ टीथ। पूरे जिंदगी में बेटा, और हर इंसान की जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं। पहला जो सेट होता है वो होता है मिल्क टीथ का, इसको अपन प्राइमरी सेट भी बोलते हैं या टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं 20 इन नंबर्स। आप बोलोगे कि मैम हमने तो सुना था कि वो एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं 32 ही हिल जाएगी, ऐसा बोलते हैं। तो मैम दांत तो 32 होते हैं, 32 होते हैं। आपने बोला कि जो मिल्क टीथ हैं, ये जो प्राइमरी सेट वाले जो टेम्परेरी टीथ हैं ये 20 होते हैं नंबर में। यस, 20 इन नंबर्स। मैम ऐसा क्यों? अरे बेटा मैंने क्या बोला, 6 मंथ्स की एज से ये आना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा 6 महीने की उम्र का होता है तब से आना शुरू हो जाते हैं, और जब बच्चा 2 से 3 साल तक का हो जाता है तो ये पूरे के पूरे आ जाते हैं। अब बेटा बच्चा 2 से 3 साल का है, उसका जबड़ा ही छोटा है, उसका जो जॉ है, जो जॉ बोन है वो ही छोटी है, तो उसमें तुम कितने दांत फिक्स करोगे यार? कुछ तो रहम करो बच्चे के ऊपर। तो इसीलिए क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, इतनी आप बोल सकते हो कि जगह नहीं है उसकी बकल कैविटी में, उसकी जॉ बोन ही इतनी बड़ी नहीं है कि ज़्यादा टीथ एकोमोडेट कर पाए। इसीलिए जो मिल्क टीथ होते हैं, जो प्राइमरी सेट होता है दांतों का, उसमें केवल 20 दांत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इनकी जो शेडिंग है वो शुरू हो जाती है 5 से 6 साल की उम्र में,
यानी कि जो दूध के दांत हैं वो 5 से 6 साल की उम्र में झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में आते हैं कौन? परमानेंट टीथ। फिर आते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। ये आ जाते हैं, आना शुरू कर देते हैं, मतलब वही 6 साल की उम्र से और 13 साल की उम्र तक ये आ जाते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 साल की उम्र जैसी बच्चे की होती है उसके दूध के दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं और तभी से परमानेंट टीथ भी आना शुरू हो जाते हैं। और 13 साल की उम्र तक, मतलब जब वो टीनेज तुम्हारी जब शुरू होती है तो 28 दांत जो हैं वो आ जाते हैं। 28 दांत आ जाते हैं। आप बोलोगे कि मैम आपने पहले का तो बोल दिया कि जब बच्चा छोटा है तो जो मिल्क टीथ हैं वो 20 ही होंगे नंबर में, लेकिन अब तो बच्चा बड़ा हो गया ना, अब तो 13 साल का हो गया, उसकी जॉबन बड़ी हो गई होगी, अब वो ज्यादा दांत एकोमोडेट कर सकती है। तो मैम अभी भी 32 क्यों नहीं हुए, 28 क्यों आए हैं? बेटा हर चीज के आने का एक समय होता है ना। 13 ईयर्स तक क्या होता है, आउट ऑफ 32, यहां पे लिख लो आप चाहो तो कि जो परमानेंट टीथ होते हैं दे आर 32 इन नंबर, 32 इन नंबर, लेकिन 13 साल की उम्र में 28 ही आएंगे। जो रिमेनिंग 4 टीथ हैं बेटा वो कहलाते हैं, रिमेनिंग 4 जो टीथ हैं वो कहलाते हैं विजडम टीथ। विजडम का मतलब होता है अकल, समझ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैम इसका जो रिलेशन है, जो रिमेनिंग जो 4 दांत हैं उनका जो रिलेशन है वो अकल के साथ है, विजडम के साथ है, कि जिसमें अकल आएगी उसमें जो है ना अकल दाढ़ आ जाएगी, मतलब कि विजडम टीथ आ जाएंगे, और जिसमें कभी अकल नहीं आई उसके पास कभी भी ये दाढ़ें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। वो बस बोला जाता है कि ये, क्योंकि देखो ये आप बोल सकते हो कि जो 4 बचे हुए दांत हैं ये लाइफ के काफी लेटर स्टेज में आते हैं। 17 से आप बोल सकते हो कि 25 साल की उम्र के बीच में आ जाते हैं। तो इसीलिए शायद जो है ना लोग बोलते हैं कि भाई जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसमें अकल आ जाती है तो उसमें क्या होता है, अकल दाढ़ आ जाती है, विजडम टीथ आ जाते हैं। तो 17 से 25 साल की उम्र में आ जाते हैं ये बचे हुए 4 दांत। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बेटा जिनमें ये 32, 35, 40 साल की उम्र तक नहीं आते हैं, 2 आ जाएंगे, 1 नहीं आ रहा है, 1 आधा आ रहा है, वो होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा तुमको मैंने बता दिया कि पूरे लाइफ में हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, मिल्क प्राइमरी सेट या टेम्पररी सेट, 20 होते हैं ये नंबर में। 6 मंथ्स का जब बच्चा होता है तब से आने शुरू हो जाते हैं, जब बच्चा 2-3 साल का होता है तब तक पूरे आ जाते हैं। फिर 5 से 6 साल की उम्र में क्या होता है, इनका झड़ना शुरू होता है और फिर आते हैं परमानेंट टीथ विच आर 32 इन नंबर। 6 से 13 साल की उम्र तक ये पूरे आ जाते हैं, पूरे मतलब 32 में से 28, जो रिमेनिंग 4 हैं जिनको अपन विजडम टीथ बोलते हैं, आखिर के होते हैं ये 17 से 25 साल की उम्र में आते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मुझे क्या बताना था, हाँ दांत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, देखो जितना टाइम लग रहा है बेटा अपन को बकल कैविटी में लग रहा है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो जल्दी हो जाएंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये है सॉकेट, ओके, और ये है आपका टूथ, ये है गम। कौन सा गम बेटा, च्युइंगम नहीं, गम्स मतलब मसूड़े की बात हो रही है, मसूड़े होते हैं ना अपने, ये गम्स, उनकी बात हो रही है। ये है गम्स, ठीक है, ये है गम्स। चलो अब यहां देखो, दांत का बेटा वो वाला पार्ट जो सॉकेट में धंसा हुआ है, जॉ बोन की ये सॉकेट है, तो सॉकेट में दांत का ये वाला पार्ट, समझ में आ रही है बात? दांत का बेटा ये वाला पार्ट जो सॉकेट में धंसा हुआ है इसे हम बोलते हैं रूट, ठीक है।
दांत का ये वाला पार्ट जो कि मसूड़े या गम्स के अंदर छुपा हुआ है, जो अपने मसूड़े होते हैं बेटा, जो अपने गम्स होते हैं, उनके अंदर भी तो दांत ही होते हैं ना। तो दांत का ये वाला पार्ट जो कि मसूड़े या गम्स के अंदर छुपा हुआ है, इसे हम बोलते हैं नेक, इसे हम बोलते हैं नेक। और दांत का वो वाला पार्ट जो आपको विजिबल होता है, जैसे कि आप अपने मुंह खोलो, ई करो, तो जो आपको दांत का पार्ट दिखाई दे रहा है, जो विजिबल है, इसे हम बोलते हैं क्राउन। जो रूट है वो नहीं दिखती क्योंकि वो तो जॉ बोन के सॉकेट में धसी हुई है। जो गम्स के जो नीचे दांत का पार्ट है वो भी नहीं दिखेगा, उसको अपन नेक बोलते हैं। जो दिख रहा है उस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे। ठीक है। अब जो नेक और क्राउन पार्ट है बेटा, जो नेक और क्राउन पार्ट है दांत के, इनके ऊपर पाई जाती है एक बहुत ही बढ़िया सी, आप बोल सकते हो कि टफ सी कवरिंग। क्राउन और नेक वाला जो पार्ट है, इन दोनों ही पार्ट्स में पाई जाती है एक तगड़ी सी मोटी सी कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं इनेमल। टफ, तगड़ी, ऐसे वर्ड्स पता है मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूं? क्योंकि ये हमारे बॉडी का नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। हमें लगता है कि भाई हमारी बॉडी में तो हड्डियां हैं, वो है सबसे ज्यादा हार्ड। नहीं, ये जो इनेमल है ना, जो कि क्राउन और नेक के ऊपर होता है, जो दिख रहा है आपको, दैट इज इनेमल ओनली बेटा। ये नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। इससे हार्ड हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है। इनेमल के नीचे एक और लेयर पाई जाती है, इनेमल के नीचे एक और लेयर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेंटाइन। मैम ज्यादा पढ़ा दिया? बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ाया है। इनेमल और डेंटाइन के बारे में तुम्हारी एनसीईआरटी भी बोलती है। मैम कहाँ बोलती? हमें तो नहीं दिखा। एनसीईआरटी में एक येलो बॉक्स है डेंटल कैरीज का, वहां पर इनेमल और डेंटाइन जैसे जो वर्ड्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, जाके देख लेना। इनेमल बोल रही हूँ तुम्हारी एनसीईआरटी की ब्यूटी यही है बेटा कि एनसीईआरटी बोल करके भी जो ना अनजान बन जाती है कि ओह मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अब बताओ, इनेमल और डेंटाइन, तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी में जो है ना दांत का स्ट्रक्चर कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनेमल और डेंटाइन दिया हुआ है। तो अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भाई पहले वो दांत का स्ट्रक्चर बताए, इसके बाद में बताए कि कहाँ इनेमल है कहाँ डेंटाइन है। आ रही है बात समझ में? चलो यहां पर देखो, तो क्राउन हो गया, डेंटाइन हो गया। क्राउन और नेक के ऊपर ही इनेमल पाया जाता है और इनेमल के नीचे आप बोल सकते हो कि डेंटाइन पाया जाता है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब अपन देखते हैं डेंटल फॉर्मूला बेटा, आ जाओ। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? अच्छा, डेंटल फॉर्मूला के पहले जरा तुमको मैं अपने दांत का जो ओरिएंटेशन है वो तो बता दूं। पहले मैं वो तो बता दूं, तब तो तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आ जाओ। पहले ओरिएंटेशन समझते हैं, इधर आओ। ये है तुम्हारा अपर जॉ और ये है तुम्हारा लोअर जॉ। अपर जॉ, लोअर जॉ। ठीक है, अब देखना दांत कैसे होते हैं। आगे के जो 4 दांत हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं इंसिजर्स। आगे के जो 4 दांत होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इंसिजर्स। अभी हम अपर जॉ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे के 4 दांत होते हैं इंसिजर्स। इनके बगल में ऐसे 2 पॉइंटेड दांत होते हैं। अब ये मैंने कुछ ज्यादा ही पॉइंटेड बना दिया है, इंसानों में इतने पॉइंटेड नहीं होते हैं। वैम्पायर जो तुमने, डॉग्स में तुमने ऐसे देखे होंगे, है ना। इन्हें हम बोलते हैं कैनाइन। तो आगे के 4, अपर जॉ की बात चल रही है अभी,
आगे के 4 कहलाते हैं इंसिजर्स। इनके आप एजेस देख सकते हो, काफी फ्लैट से इनके एजेस हैं, ठीक है। और इनके बगल में यहाँ पर और यहाँ पर एक एक पॉइंटेड टिप वाले 2 दांत पाए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं ऐसे कैनाइन, ठीक है। ओके, अब कैनाइन के एक काम करती हूं मैं, कैनाइन में यहां लिखती हूं कैनाइन। अब इन कैनाइन्स के बगल में बेटा 2 ऐसे दांत पाए जाते हैं, 2 इस वाले कैनाइन के बगल में और 2 इस वाले कैनाइन के बगल में। इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलार, इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलार्स। मोलार्स के प्री का मतलब क्या होता है पहले, तो मोलार के पहले प्रीमोलार। क्या लिख दिया मैंने, मोलार, ठीक है। और फिर आते हैं दाढ़ें, यानी कि मोलार्स, ये हैं मोलार्स। तो ये 4 हो गए आपके इंसिजर्स, ये 4 हो गए आपके इंसिजर्स, ठीक है। ये 2 इनके बगल में एक यहां अपर जॉ में क्या हो गए, कैनाइन्स हो गए। कैनाइन्स के बगल में 2 इधर और 2 इधर, क्या हो गए, प्रीमोलार हो गए। 2 इधर और 2 इधर प्रीमोलार हो गए। और फिर प्रीमोलार के बगल में ये 3 मोलार यहां हो गए और 3 मोलार यहां हो गए। तो ऊपर देखो 16 दांत हो गए, 3 और 3 6, 2 और 2 10, ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हाँ, सही है, ठीक है, मेरी मैथ्स ठीक है। चलो, तो ये हो गए अपने अपर जॉ के दांत। आगे के 4 इंसिजर, अगल बगल 2 कैनाइन, फिर 2 2 प्रीमोलार और फिर 3 3 मोलार। नीचे भी सेम रहेगा बेटा, नीचे भी सेम रहेगा, नीचे कुछ अलग थोड़ी ना होने वाला है। नीचे भी क्या होंगे, इंसिजर, 2 कैनाइन, ठीक है, 2 और 2 प्रीमोलार, फिर 3 3 मोलार, 3 3 मोलार, लाइक दिस। तो ये ओरिएंटेशन होता है अपने 32 दांतों का, ठीक है। अब डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला, हाफ ऑफ अपर जॉ और हाफ ऑफ लोअर जॉ में जो दांतों का बोल सकते हो कि जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है डेंटल फॉर्मूला। 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, यानी कि अपर जॉ में हाफ ऑफ अपर जॉ, अपर जॉ की हम बात कर रहे हैं लेकिन आधे जबड़े की बात कर रहे हैं। हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ अपर जॉ, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक देखो, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार, अरे हाँ, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। तो वही तो लिखा है 2 1 2 3। 2 इंसिजर, हाफ ऑफ अपर जॉ बेटा, अपर जॉ का भी आधा, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। सिमिलरली लोअर जॉ में भी ऐसा ही है, हाफ ऑफ लोअर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ। ये क्या है, हाफ ऑफ लोअर जॉ, कि नीचे वाले जबड़े में भी आधे, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। तो 2 1 2 3 2 1 2 3, ये होता है डेंटल फॉर्मूला, कि हाफ ऑफ अपर जॉ और हाफ ऑफ लोअर जॉ में जो दांतों का जो अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गए अपने 32 दांत। अब जरा जो है इनके फंक्शन में आपको बता दूं। देखो, अगर आप इंसिजर्स को देखोगे बेटा, ठीक है, अगर आप इंसिजर्स को देखोगे, ये इनके देखो एजेस कितने फ्लैट हैं। तो इनका काम क्या होता है, कट करने का, बाइट करने का। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि इस एप्पल की बाइट लो, तो आप कैसे लोगे,
ऐसे आओगे और अपने जो आगे वाले जो दांत हैं, जो इंसिजर्स हैं, उनसे आप ऐसे कट करोगे, है ना। इनके देखो ना एजेस कैसे हैं, काफी फ्लैट से हैं। तो इनका काम होता है बाइट करना या कट करना, कटिंग का या बाइटिंग का। तो अगर आपको बाइट लेनी है तो आप ऐसे करके लोगे, आगे वाले दांतों से इंसिजर से आप क्या करोगे, बाइट करोगे, कट करोगे, ठीक है। जो कैनाइन है, इनकी दिख ही रही है टिप्स काफी कैसी है, पॉइंटेड है। तो इनका काम क्या होगा, फाड़ने का, टीयर करने का। जैसे कि अगर आपको मैं चिप्स का पैकेट दूं तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे साइड से फाड़ोगे, इंसिजर्स का इस्तेमाल करोगे क्योंकि इनकी टिप्स कैसी होती हैं, शार्प होती हैं। तो फाड़ने का, टीयरिंग का काम होता है कैनाइन से। प्रीमोलार और मोलार का काम होता है खाने को क्रश और ग्राइंड करना, बस, ठीक है। चलो अभी लिखा हुआ भी सब मिल जाएगा, डोंट वरी। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, बकल कैविटी का टीथ हो गया, अब टंग और पैलेट की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, बकल कैविटी में ही टाइम लगना है, बाकी तो जो पार्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी हो जाने हैं। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज टंग। टंग क्या है बेटा, मस्कुलर स्ट्रक्चर ही तो है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑर्गन भी बोल सकते हो, काफी लंबी होती है। आप बोलोगे कि मैं नहीं है लंबी, अरे अंदर की तरफ बहुत लंबी है भाई। स्लैंग अपन बोलते हैं ना, जो लोग बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, जैसे मुझे लोग बहुत बोलते हैं तुम्हारी जो जबान है वो कैची की तरह चलती है, तुम्हारी जबान बहुत लंबी है। तो वो स्लैंग तो है ही, बट वो रियलिटी भी बेटा यही है कि जबान बहुत लंबी होती है, आगे छोटी दिखती है लेकिन पीछे बहुत लंबी होती है, ठीक है। अब इसका जो सरफेस होता है बेटा टंग का, ये रफ होता है। मतलब कि जैसे आईना तो आप सबके घर में होगा, जाकर के अपनी जीभ बाहर निकालो, करके देखो, इसका सरफेस आपको स्मूथ नहीं दिखेगा, रफ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उभरे उभरे से रेज्ड कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ उभरे से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें हम बोलते हैं पैपिले, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपकी टंग है, ये आपकी टंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ रेज्ड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ उभरे हुए से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं पैपिले। क्या बोलते हैं, पैपिले। और इन्हीं पैपिले के ऊपर पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिससे कि हम अलग अलग खाने के फ्लेवर्स को, टेस्ट को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो इन पैपिले के कारण आप बोल सकते हो कि जो सरफेस है हमारी टंग का वो रफ रहता है। उसके अलावा ये वॉलेंट्री है बेटा, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, अपनी मतलब एनिमल जो इंसान है उसकी इच्छा से ये काम करेगी। जैसे कि मेरा मन है अभी तुमसे बोलने का, तुमसे बात करने का, तो मैं क्या कर रही हूं, अपनी टंग को करके ऊपर नीचे करके मूव करवा रही हूं। और अगर मेरा मन नहीं है बात करने का तो मैं चुप खड़ी हो जाऊंगी। लो, क्या अब मेरी टंग हिल रही है? नहीं। तो मेरा मन है मैं टंग को हिलाऊंगी, मेरा मन है नहीं हिलाऊंगी, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे विल के हिसाब से जो है ये काम करती है। तो ये वॉलंटियर है, वॉलंटरी स्ट्रक्चर है, वॉलंटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। ये बकल कैविटी की फ्लोर से अटैच्ड होती है, ठीक है। बट पता है ये रेस्ट कहां करती है? ऊपर जुड़ी हुई है बकल कैविटी की फ्लोर से। इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी की जो फ्लोर है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन रेस्ट कहां करती है? ऊपर, ठीक है। अब टंग का क्या क्या काम होता है, आ जाओ अपन देख लेते हैं। एक तो स्पीच में हेल्प करती है, बोलने में हेल्प करती है, ठीक है, बोलने में हेल्प करती है। बचपन में अपन वो गेम नहीं खेलते थे, अपने दोस्त को बोलते थे जरा बोलना टमाटर खाने से शक्ति आती है, तो दोस्त बोलता था हाँ टमाटर खाने से शक्ति आती है। फिर अपन बोलते थे एक काम करो, जीभ को ऐसे पकड़ करके सेम सेंटेंस बोलो, वो अलग साउंड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीच में, प्रोनाउंसिएशन में टंग हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट बर्ड्स हैं टंग पर, तो अलग अलग टेस्ट को, फ्लेवर्स को आप बोल सकते हो कि सेंस करने में हेल्प करती है। ऑलराइट। फिर दांत को साफ करने में भी मदद करती है। कभी नहीं जब दांतों के बीच में खाना फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे 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 पूरे मुंह में जो है ना टंग को घुमा घुमा करके साफ करते हैं। सो ये देखो, ये टंग है आपकी पूरी, इस पे आपको ये रेज्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिनको अपन पैपिले बोलते हैं, और इन्हीं पैपिले पर पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है।
चलो, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। बेटा हमारे मुंह में क्या होता है, बकल कैविटी में क्या होता है, अराउंड द बकल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, थूक। तो जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को सलाइवा से अच्छे से मिक्स करने का काम किसका होता है, टंग का होता है। फिर जब अपन खाने को निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो स्वॉलो करने में भी टंग हेल्प करती है। पता है कैसे? टंग बेसिकली क्या करती है कि जो हमारे मुंह में खाना होता है ना, उसको पीछे की तरफ धक्का मारती है। हम ऐसे रियलाइज नहीं करते, बट ये सच है कि हमारी टंग क्या करती है, खाने को पीछे की तरफ ऐसे धक्का मारती है, जिससे कि खाना जो है हमारी बकल कैविटी से नेक्स्ट पार्ट में यानी कि फेरिंग्स में जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कि हमने खाने को निगल लिया, स्वॉलो कर लिया। तो फूड को स्वॉलो करने में भी टंग हेल्प करती है। कैसे? टंग खाने को पीछे की तरफ धक्का मारती है, ठीक है। उसके अलावा सलाइवा से अच्छे से मिक्स करेगी, टेस्ट में हेल्प करेगी, सेंस ऑफ टेस्ट में हेल्प करेगी, बोलने में, स्पीच में हेल्प करेगी, और फूड को अच्छे से माउथ में, बकल कैविटी में घुमाने का काम टंग ही करती है। दांतों को साफ करने का काम करेगी, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग टेस्ट को, सॉल्ट, स्वीटन, बिटर एंड सार। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये टंग के डिफरेंट पार्ट्स पर पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो कि सेंसिटिव होते हैं सॉल्ट और स्वीट टेस्ट के लिए, वो कहाँ पाए जाते हैं मेनली, देखो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको। मतलब कि वो वाले टेस्ट बर्ड्स भी अलग अलग होते हैं ना, कुछ बिटर टेस्ट को सेंस करते हैं, कुछ नमकीन टेस्ट को, कुछ सॉल्ट वो स्वीट टेस्ट को सेंस करते हैं, ठीक है। तो वो वाले टेस्ट बर्ड्स जो कि सेंस करते हैं सॉल्ट और स्वीट टेस्ट को, वो कहाँ पाए जाते हैं, देखो फ्रंट में पाए जाते हैं, टंग के आगे आगे पाए जाते हैं। जो बिटर टेस्ट को सेंस करने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो देखो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, पीछे पाए जाते हैं। इसीलिए जब अपन कुछ कड़वा खाते हैं, दवाई वगैरह खाते हैं, तो कड़वा अपन को जो ना पीछे की तरफ लगता है, आगे नहीं लगेगा कड़वा, पीछे लगेगा, टंग के पीछे। क्यों? क्योंकि टंग के पीछे वाले साइड पर वो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि बिटर टेस्ट को सेंस करते हैं, ठीक है। और साइड साइड में खट्टा जो टेस्ट होता है उसको सेंस करने वाले टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, और आगे स्वीट और सॉल्टी टेस्ट को सेंस करने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। चल ओके, अब अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पैलेट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पैलेट। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखो, आप अपनी टंग को ऊपर लेकर के जाओ, बाहर नहीं है, नहीं करना है, टंग को ऊपर लेकर के जाओ, रोल करो ऊपर। जहां आपकी टंग ऊपर जाएगी ऐसा लगेगा कि आपकी टंग ने किसी एक सरफेस को टच किया। ऊपर लेके जाओ टंग को, एक किसी सरफेस को जाके टंग आपकी टच करेगी ना, वो पता है क्या होता है, वो जो सरफेस है वो एक्चुअली पैलेट ही है। अब पैलेट एक सेपरेशन बनाता है बिटवीन योर नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी। कैसे? देखो यहां पे से देखो, जो आपकी जो दो नोस्ट्रिल्स होती है बेटा, ये वाली दोनों नोस्ट्रिल्स, ठीक है ना, ये दोनों नोस्ट्रिल्स जाकर के एक एक कैविटी में ओपन होती है। मतलब ये वाली नोस्ट्रिल खुलेगी एक कैविटी में, ये वाली नोस्ट्रिल खुलेगी दूसरी कैविटी में। इन दोनों को अपन बोलते हैं नेजल कैविटीज। अभी जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ये इंसान का साइड व्यू है, तो इसीलिए आपको केवल एक ही नेजल कैविटी दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गई एक नेजल कैविटी, ठीक है। चलो अब यहां देखना, हाँ ओके, तो ये है नोस्ट्रिल, ठीक है। मान लो आप इंसान को ऐसे देख रहे हो, तो आपको अभी उसकी जो लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल है वो दिख रही होगी, और लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल जिस कैविटी में जाकर के खुल रही है उसको अपन बोल रहे हैं लेफ्ट वाली नेजल कैविटी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नेजल कैविटी। अरे अपन ने बोले था ना वॉलंटियर, किसको लिया था वॉलंटियर? पप्पू, पप्पू, ये पप्पू ही तो है। पप्पू को अगर आप साइड से देखोगे तो आपको उसका लेफ्ट नोस्ट्रिल दिखेगा जो कि खुलेगा कहाँ, लेफ्ट वाली नेजल कैविटी में, ठीक है। ये है क्या, देखो ये है पप्पू का माउथ। माउथ अगर मैं थोड़ा सा और ठीक से बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे ये आपको ओपनिंग दिख रही है, ये वाली ओपनिंग बेटा, ये वाली ओपनिंग, ये माउथ है, ठीक है, ये माउथ है, दिस इज माउथ। माउथ के पीछे की जो आपको ये स्पेस नजर आ रही है, ये जो स्पेस नजर आ रही है, ये है बकल कैविटी, ठीक है। तो अब आप देखो
ये है नेजल कैविटी और ये है बकल कैविटी। ये पूरी बेटा नेजल कैविटी है, ये पूरी देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरी जो आपको दिख रही है ना, ये जो है ये पूरी क्या है आपकी, ये वाली बकल कैविटी है। तो ये नेजल कैविटी, नीचे बकल कैविटी, इनके बीच में सेपरेशन क्या है? तो इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो यही तो है, ये पैलेट, यही तो है सेपरेशन, पैलेट। आ रही है बात समझ में? इसीलिए मैंने कहा था कि इसको पढ़ना जरूरी है। दिस इज व्हाट वी कॉल पैलेट। तो ये बेसिकली क्या करता है, बकल कैविटी की रूफ बनाता है, फॉर्म्स द रूफ ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, ये सेपरेट करता है बकल कैविटी को फ्रॉम नेजल कैविटीज। नेजल कैविटी से ये क्या करता है, सेपरेट करता है बकल कैविटी को। आप खुद देखो ना, वरना ये बकल कैविटी, ये नेजल कैविटी, इनके बीच में क्या है सेपरेशन, तो यही तो है पैलेट। अच्छा, ये भी दो पार्ट होते हैं इसके, हार्ड और सॉफ्ट। टंग अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो आगे की तरफ तो आपको लगेगा कि कुछ रफ, मतलब कुछ हार्ड सा टच हो रहा है, और वहीं आप अपने टंग को पीछे की तरफ लेकर के जाओ, ऊपर की तरफ, पीछे पीछे, तो कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा कि आपकी टंग ने टच किया। तो जो सॉफ्ट है बेटा वो सॉफ्ट पैलेट है, जो आगे की तरफ है वो हार्ड पैलेट है। समझ रहे हो ना तुम लोग, कि टंग को ऊपर की तरफ लेकर के जाओ, जिसको टच करेगा, जिसको टच करेगी आपकी टंग वो है पैलेट। आगे की तरफ हार्ड है तो हार्ड, पीछे की तरफ जाओगे तो वो सॉफ्ट उसका पोर्शन मिलेगा, तो वो कहलाएगा सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ओके। और ये क्या है, सेपरेशन है, सेपरेट करता है बकल कैविटी को, और ये क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी से। ठीक है, अब देखो जो सॉफ्ट पैलेट है पीछे की तरफ, उसी का एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम बोलते हैं यूव्यूला। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूं, ये देखो, हाँ यहाँ देखो, ये जबड़े को आप सामने से देख रहे हो, तो ये जो दिख रहा है आपको ये है हार्ड पैलेट, और पीछे की तरफ ये जो सॉफ्ट वाला है इसको अपन बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा मुंह खोल लिया, अब आप मेरे मुंह को ऐसे देख रहे हो, तो आगे की तरफ ये ऊपर है बेटा, है ना, ये अपर जॉ, अपर ये टीथ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये हार्ड पैलेट है, और पीछे की तरफ क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, इसी सॉफ्ट पैलेट का बेटा यहाँ पर एक एक्सटेंशन आपको दिखता है, ये आ करो, मुंह खोलो आ और कुछ बोलो आ, तो ऐसे कुछ लटकता हुआ सा दिखाई देगा, दिखता है ना, उसको हम बोलते हैं यूव्यूला। क्या बोलते हैं, यूव्यूला। ये एक्चुअली क्या है, सॉफ्ट पैलेट का ही एक्सटेंशन है। इसका काम पता है क्या होता है, इसका काम होता है कि जब आप खाना स्वॉलो करते हो, जब आप खाना स्वॉलो करते हो, यानी कि जब आपका खाना बकल कैविटी से कहां जाता है, यहां एक छोटा सा पाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, यहां पर देखो, ये आपकी बकल कैविटी है, ठीक है, ये बकल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, ये दोनों ही खुलते हैं एक कॉमन पैसेज में। ये दिख रहा है जो मैं ब्लू कलर का बनाना चाह रही हूं बेटा, ये इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो आप बोलोगे कि मैम ये आपने क्या बता दिया, जो नेजल कैविटीज हैं वो खोलेंगी इस फेरिंग्स में, छोटी सी ट्यूब होती है ये फेरिंग्स में खोलेंगी दोनों नेजल कैविटीज, यस, और जो बकल कैविटी है वो भी खोलेगी फेरिंग्स में, एग्जैक्टली। नेजल कैविटीज में क्या जाएगी, अरे हवा जाएगी ना भाई, हम अपने नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तो एयर नेजल कैविटीज से कहां जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, और बकल कैविटी से जो हमने खाना लिया है वो भी कहां जाएगा, फेरिंग्स में ही जाएगा, एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रही हूं आपसे। यानी कि फेरिंग्स वो है जहां पर खाना, पानी और हवा तीनों आते हैं। बकल कैविटी से खाना पानी आ जाएगा, और नेजल कैविटी से क्या होगा, एयर आ जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो मतलब ऐसे कैसे, तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपकी देखो कंफ्यूजन दूर करती हूँ। पहले मैं एक मिनट इसको हटाऊं, इसको मैं ठीक से बनाती हूँ। देखो
ये है फेरिंग्स, ठीक है। तो ये आगे जाकर के बेटा जो फेरिंग्स है ना, ये खुद 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ये आगे जाकर के खुद 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। आगे वाली ट्यूब कहलाती है विंड पाइप और पीछे वाली ट्यूब कहलाती है फूड पाइप। तो हुआ क्या, नेजल कैविटीज और ये बकल कैविटी, नेजल कैविटीज और ये बकल कैविटी सब खुलती हैं एक ट्यूब्यूलर पैसेज में। इसको अपन कॉमन पैसेज बोलते हैं बेटा। कॉमन पैसेज क्यों बोल रहे हैं, अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि अपन इसको कॉमन पैसेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खाना भी यहीं आएगा, पानी भी यहीं आएगा और हवा भी तो यहीं आ रही है ना। तो सबके लिए कॉमन पैसेज नहीं हो गया, आंगन नहीं हो गया, सब जा रहे हैं वहां से, सब निकल रहे हैं। सड़क नहीं होगी, हर गाड़ी निकल रही है वहां से। तो ये कॉमन पैसेज हो गया फॉर बोथ एयर एंड फूड, दोनों यहीं पर आएंगे, ठीक है। अब ये आगे जाकर के खुद 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। आगे वाली ट्यूब होती है विंड पाइप, पीछे वाली होती है ट्यूब क्या, फूड पाइप, ठीक है। तो जो बकल कैविटी से खाना है बेटा, बकल कैविटी में जो भी खाना है वो कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा। नेजल कैविटी से जो हवा आई थी वो जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ चली जाएगी, विंड पाइप में चली जाएगी। मतलब फेरिंग्स में दोनों चीजें रही हैं, लेकिन यहां पर आकर के फिर वो अपना अलग अलग रास्ता पकड़ लेंगी। खाना जाएगा फूड पाइप में, पानी जाएगा फूड पाइप में और हवा कहाँ जाएगी, विंड पाइप में जाएगी, ठीक है। अब कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि तुमने जो है स्वॉलो किया। अच्छा, स्वॉलो करने का मतलब क्या है, जब बकल कैविटी से खाना निकल करके कहाँ आ जाए, फेरिंग्स में आ जाए, तो उसी को अपन बोलते हैं अपन ने खाने को निगल लिया, स्वॉलो कर लिया। और यहां पर जो टंग होती है, यहां पर जो टंग होती है बकल कैविटी की, फ्लोर पे ही क्या होता है, टंग जुड़ी रहती है। ये देखो, ये आपकी टंग हो गई, ठीक है। दिस इज योर टंग, बकल कैविटी की फ्लोर से जुड़ी रहती है। तो यही क्या करती है, खाने को ऐसे धक्का मारेगी, पीछे पुश करेगी। तो खाना बकल कैविटी से कहां जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। हम बोलेंगे हमने खाने को निगल लिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे खाना आ गया, वैसे तो उसको कहाँ जाना है, फूड पाइप में जाना है, वो चला जाएगा। लेकिन क्या पता कभी खाने का मन कर जाए कि अरे यार क्यों अपन नीचे जाएं, चलो आज अपन ऊपर चलते, चलो। और हम कहाँ आ गए, हम आ गए नेजल कैविटी में। और नेजल कैविटी से क्या होगा, नाक से बाहर निकल जाएंगे। मतलब यहां से खाना खाया और यहां से निकाल दिया। छी, ऐसा नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? अभी जो मैंने आपको यूव्यूला दिखाया था, करो शीशे में जाकर के ऐसा कुछ लटकता हुआ दिखेगा अंदर, वो सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन यूव्यूला जब अपन स्वॉलो करते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने देखो ऐसे ड्रॉ कर रही हूं, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, और ये सॉफ्ट पैलेट का क्या है, एक्सटेंशन है। ये देखो, ये है यूव्यूला। तो जब अपन खाना स्वॉलो करते हैं बेटा, तो पता है क्या होता है, ये जो यूव्यूला है ना, ये ऐसे ऊपर उड़ जाता है। समझ रहे हो, ये जो यूव्यूला है ये ऐसे ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठ करके जो ये वाला रास्ता है नेजल कैविटीज में जाने का, ये बंद कर देता है। ये है सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन यूव्यूला। ये ऐसा लटकता मिलेगा अभी आपको करोगे तो, लेकिन जब आप खाना निगलोगे तो लटक तो वैसे ही रहा है, तो ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठ करके नेजल कैविटीज के अंदर जाने का जो रास्ता है ये बंद कर देगा, ताकि जब आप स्वॉलो करो तो खाने के पास केवल एक ही जगह रहे जाने की, यानी कि बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाने का ही उसके पास सिर्फ रास्ता रहे। कभी अगर खाने का मन कर गया तो कि मैं बकल कैविटी से कहां जाऊंगा, मैं बकल कैविटी से जो है ऐसे ऐसे ऊपर निकल जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा। बकल कैविटी से अगर खाना ऊपर चला गया, नेजल कैविटी में आ गया बेटा, नाक ब्लॉक हो जाएगी, मर जाएगा इंसान, सफोकेशन से मर सकता है, मतलब देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है कि सॉफ्ट पैलेट का जो एक्सटेंशन है यूव्यूला, ये जब अपन स्वॉलो करते हैं तो ये ऐसे ऊपर चला जाता है, तो इस रास्ते को ये बंद कर देगा। तो अब खाना कहां जाएगा, अब खाना बेटा नीचे ही आएगा, ठीक है। चलो, तो इसीलिए पैलेट को पढ़ाना जरूरी है। पहली बात तो ये कि ये सेपरेशन है बिटवीन नेजल कैविटीज एंड बकल कैविटीज। उसके अलावा पैलेट आगे वाला हार्ड होता है, पीछे वाला सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट पैलेट का ही एक्सटेंशन है यूव्यूला, जो कि क्या करेगा,
जब आप स्वॉलो करोगे खाने को तो ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, जिससे कि नेजल कैविटीज में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और खाना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ओके। तो बकल कैविटी बेटा फाइनली अब अपनी हो गई है। ठीक है, बकल कैविटी अब अपनी फाइनली हो गई है। अच्छा, एक और चीज, बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। बकल कैविटी ऑल्सो हैज सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जब हम बात कर रहे होंगे बेटा तब करेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फटाफट से आ जाते हैं किसके ऊपर, फेरिंग्स के ऊपर। फेरिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, चलो बेटा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ वरना तुम्हें फिर नोट्स में कंफ्यूजन होगी। चलिए अब अपन बात करते हैं फेरिंग्स की। आ जाओ। फेरिंग्स के लिए मैंने बता ही दिया, कॉमन पैसेज है फूड एंड वाटर का। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड, वाटर एंड एयर। ठीक, उसके अलावा अब हम बात करते हैं फेरिंग्स के बाद। फेरिंग्स जाकर के ओपन होता है एक ट्यूब्यूलर पार्ट में जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी करीबन ट्यूब होती है बेटा। ये भी क्या है, नैरो मस्कुलर ट्यूब है। नैरो मस्कुलर ट्यूब है, मतलब है तो वही 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है करीबन। और ठीक है ना, जो फेरिंग्स है वही खुलेगा दो ट्यूब्स में, आगे वाली विंड पाइप, पीछे वाली फूड पाइप। फूड पाइप के ऊपर बोलते हैं क्या, ईसोफेगस। मस्कुलर ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लंबी करीब ट्यूब होती है, पतली है, नैरो है। और जो मसल्स है वो किसकी बनी, जो वॉल्स है इसकी वो किसकी बनी हुई है, मसल्स की बनी हुई है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक लेकर के जाना। इसका बस यही काम है कि ये खाने को फेरिंग्स से कहां तक लेकर के जाती है, स्टमक तक लेकर के जाती है। ऑलराइट, चलो। तो इसका काम होता है क्या, फूड को फेरिंग से स्टमक तक लेकर के जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम समझ में आ गया आपको इसका। अब ये होगा कैसे, मतलब काम तो समझ में आ गया कि हाँ इससे क्या होगा, ट्यूब से क्या होगा, खाना फेरिंग से कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। बट कैसे, तो रिदमिक बेटा क्या होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं। जो देखो मसल्स का काम ही होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स। जब यही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या हो, काफी रिदमिक तरीके से हो, तो उसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस के थ्रू, यानी कि जो ईसोफेगस की जो मस्कुलर वॉल है बेटा, उसमें क्या होती है, पेरिस्टालसिस होती है। ऐसे रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होंगे, जिसके कारण जो खाना है वो नीचे उतरेगा। कभी सोचा है कि मम्मी खाना खा तो लिया लेकिन खाना पेट तक नहीं पहुंच रहा, एक चम्मच लेकर के और डंडी लेकर के और खाने को वैसे नीचे पहुंचाएंगे? नहीं, करने की जरूरत नहीं है। क्यों, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी बेटा लेंथ में क्या होती है, ऐसी ही पेरिस्टालसिस चलती रहती है। स्टमक आगे पढ़ेंगे तो स्टमक की वॉल में भी क्या होंगे, ऐसे पेरिस्टालसिस होंगे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होंगे, ताकि खाना जो है वो नीचे उतरे और जो भी गैस्ट्रिक जूसेस है उनके साथ में अच्छे से उनकी मिक्सिंग हो जाए। तो ईसोफेगस के बारे में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्टमक की। बेटा ये मस्कुलर जे शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है ये। ठीक है, जे शेप का होता है, कुछ ऐसा बनता है ये। ठीक है, ये तो बिल्कुल कुछ आम जैसा बन गया है ऐसा बनता है।
ये है ईसोफेगस, ईसोफेगस इसी में आके खुलेगा और क्या। अच्छा, अब इसके जो है 4 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये मस्त फन कर रहा है, तो नहीं देखो इसको ना मैं ऐसे बनाती हूँ, यार एक काम करो ना, इसकी तुम पिक्चर ही देख लो ना। ये देखो जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। ऊपर जो पार्ट फन कर रहा है उसको अपन फंडस बोलते हैं। नीचे जो आपको इसकी बॉडी दिख रही है इस वाले पार्ट को अपन बॉडी बोलते हैं। स्टमक का वो वाला पार्ट जिसमें कि ईसोफेगस आकर के खुलता है इसको अपन कार्डिया बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं पाइलोरस। तो ऊपर वाला पार्ट फन कर रहा है फंडस, बीच में जो आपको दिख रहा है वो बॉडी है तो वो बॉडी हो गई। ईसोफेगस, स्टमक का वो वाला पार्ट जिसमें ईसोफेगस आगे खुलता है इसे अपन बोलते हैं कार्डिया, और नीचे वाले पार्ट को अपन बोलेंगे पाइलोरस। ठीक है। अच्छा, स्टमक पाया कहाँ जाता है, तो हमारी जो बेटा एब्डोमिनल कैविटी है उसमें लेफ्ट साइड में जस्ट बिलो दी डायफ्राग्म। डायफ्राग्म तुम्हें पता है क्या होता है, देखो हमारी पूरी बॉडी में ना बेटा कैविटी पाई जाती है। हमारी पूरी बॉडी में आपको एक कैविटी देखने को, मतलब पूरी बॉडी क्या है, खोखली है, अंदर कैविटी है। तो यहां पर ना एक मस्कुलर पार्टीशन पाया जाता है, मतलब मसल का बना हुआ एक पार्टीशन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राग्म। क्या बोलते हैं, डायफ्राग्म बोलते हैं। डायफ्राग्म के ऊपर वाला जो कैविटी है इसे अपन बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। डायफ्राग्म के ऊपर वाली कैविटी थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाली कैविटी को अपन बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी में आपके लंग्स पाए जाते हैं ऊपर, और एब्डोमिनल कैविटी में लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन सब जो है नीचे पाया जाता है। ठीक है। तो स्टमक कहाँ होगा, स्टमक यहां होगा, यहां एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में डायफ्राग्म के जस्ट नीचे। ठीक है। चलो अब यहां पर बेटा, यहां पर सुनो, जहां पर ईसोफेगस आकर के खुल रहा है स्टमक में उस वाले पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, कार्डिया। एग्जैक्टली यहां पर ना कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। यहां पर स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। ये क्या करेंगी, ये वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी। देखो एलिमेंट्री कैनाल में कुछ कुछ जगह बेटा मतलब ओपनिंग्स ऐसी हैं जहां पर ये सर्कुलर या स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ कुछ ओपनिंग्स ऐसी हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर ये सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स पाई जाएंगी। तो करेंगी क्या भाई, मैं बोल रही हूं कि जो ओपनिंग है वहां पर ये मसल्स रह करके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, यानी कि उस ओपनिंग को बंद करना खोलना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करेंगी, ये स्फिंक्टर मसल्स रेगुलेट करेंगी। कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगी, तब क्या होगा, वो ओपनिंग खुलेगी, बंद होगी, खोलेगी, बंद होगी, खोलेगी, बंद होगी, ऐसा। तो ईसोफेगस और स्टमक, यहां आप ये बोलो कि ईसोफेगस जब स्टमक में आकर के खुलता है, कार्डिया पार्ट में आकर के खुलता है, वहां पर भी भाई ओपनिंग तो हुई ना, वो वहां पर ये स्फिंक्टर मसल पाई जाएंगी, और अपन वहां उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे। आप बोलोगे कि मैम यहां पर काम क्या होगा इस कार्डियक स्फिंक्टर का, ईसोफेगस से जो खाना आ रहा है स्टमक में वो धीरे धीरे करके स्टमक में आए। अब मेरी बात सुनो, तुमको मैंने क्या समझाया कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होते हैं। ये जो आपको स्टमक दिख रहा है बेटा, स्टमक की जो वॉल है, वॉल की जो इनरमोस्ट लेयर है, स्टमक की वॉल मोटी है, जो वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर है वहां पर पाए जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि क्या निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम भी होता है, एसिड HCl भी होता है। ये सब मिल करके क्या करेंगे, जो भी खाना स्टमक में आएगा ना उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। तो खाना जो स्टमक में आया है वो गैस्ट्रिक जूस से अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए क्या होता है, स्टमक की जो वॉल है उसमें भी क्या होती है, ऐसी पेरिस्टाल्सिस होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ताकि जो भी खाना आया है वो अच्छे से गैस्ट्रिक जूस से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अब कभी तुमने अगर वो होली में वो जो पानी वाले जो गुब्बारे होते हैं, कभी अगर तुमने उनको हाथ में पकड़ा हो, है ना, और हाथ में पकड़ करके ऐसे ऐसे दबाया हो, तो गुब्बारे में जो पानी है तुम उसको ऐसे दबाओगे तो पानी कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो वैसे बेटा अगर स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है जिसमें कि HCl भी है, खाना भी है,
अगर स्टमक की वॉल्स क्या करेंगी, ऐसे पेरिस्टालसिस करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगी ताकि गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या हो, खाना अच्छे से मिक्स हो जाए, तो चांसेस है ना कि ये जो स्टमक का कंटेंट है ये जो है बेटा, ये स्टमक से निकल करके है, स्टमक से निकल करके कहाँ आ जाए, ईसोफेगस में आ जाए। कभी कभी नहीं अपन बोलते कि मम्मी जलन हो रही, मम्मी जलन हो रही, पता नहीं क्या हो गया। वो होता यही बेटा कि स्टमक का जो HCl है, गैस्ट्रिक जूस में जो HCl है, वो स्टमक से निकल करके आ जाता है ऊपर ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में आकर के भाई एसिड है तो जलन होने लग जाती है। इसको अपन बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। तो लेकिन नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? वही यहां पर क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर मसल्स है। ये जैसे ही देखेंगे कि अरे बाप रे स्टमक की वॉल्स में क्या हो रहा है, पेरिस्टालसिस हो रहा है, खाना जो है ना मिक्स हो रहा है गैस्ट्रिक जूस से, तो भैया ये जो जूस है, ये जो खाना है, ये ऊपर आ सकता है, बंद हो जाओ बंद हो जाओ बंद हो जाओ। तो कार्डियक की वो जो स्फिंक्टर मसल्स है वो ऐसे मतलब काम करेंगी कि ये जो ओपनिंग है ये बंद हो जाएगी। मैंने क्या बोला, स्फिंक्टर मसल्स क्या करती हैं, ओपनिंग के बंद और खोलने को रेगुलेट करती है, कि कब बंद होना है कब खोलना है, ये वो रेगुलेट करती है। आ रही है बात समझ में? ये काम होता है स्फिंक्टर मसल्स का। तो कार्डियक रीजन में पाया जाता है, या कार्डियक जो पार्ट है स्टमक का, वहां पर पाया जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। तो जैसे ही पेरिस्टालसिस होगा स्टमक की, आप बोल सकते हो कि मस्कुलर वॉल्स में, ये बंद कर देंगी कि नहीं भैया नहीं, वापस ऊपर नहीं आना चाहिए स्टमक का कंटेंट, नीचे रहो नीचे रहो नीचे रहो। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बेटा इस स्फिंक्टर की बात की जा रही है, इसलिए मैं भी इतना स्ट्रेस दे रही हूं इस बात पे। एनीवे, स्टमक का काम आपको मैंने बता दिया है। स्टमक की जो वॉल है उसकी इनर मोस्ट लेयर पर वो अपन पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, उसमें HCl भी होता है। वॉल में क्या होगा, पेरिस्टालसिस होगी, ताकि जो खाना है वो अच्छे से एसिड के साथ या गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, चलो इसके बाद में बेटा स्टमक जाकर के खुलता है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। 9 मीटर की अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल है तो 6 से 7 मीटर की तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। तो आप बोलोगे कि मैम 6 से 7 मीटर लंबी, फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, मैम पागल है क्या? पर नहीं, डायमीटर इसका छोटा है ना बेटा, पतली सी ट्यूब होती है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं। है तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, स्टमक जो है खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। आप ये बोलो कि स्टमक से जब खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कहां आएगा, उसके ड्यूडेनम पार्ट में आएगा, फिर जेजुनम में आएगा, फिर इलियम में आएगा। वही वाली बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बेटा क्या है, मस्कुलर ट्यूब ही तो है। तो वॉल्स किसकी बनी हुई है, मसल्स की बनी हुई है। तो यहां भी क्या होगा, पेरिस्टालसिस होगा। ठीक है, जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लाइनिंग में जो है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाएंगी, जूसेस निकलेंगे, एंजाइम्स निकलेंगे। सारे एंजाइम्स बेटा यही आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे कि क्या होता है, यहां पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ऐसी दिखती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, वो जाकर के खुलती है। ये अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं एंजाइम्स, ये बाद में पढ़ाऊंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर के खुलेगी कहां, बड़ी दीदी में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर भी उसको स्मॉल बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल डायमीटर। इसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज है बेटा। ये भी वही है, मस्कुलर ट्यूब ही है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ये मस्कुलर ट्यूब है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसी में आकर के खुलती है। लार्ज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज डायमीटर। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये इलियम, ये है इलियम पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये आकर के खोलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कौन से वाले पार्ट में दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं सीकम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जाकर के खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में। सीकम कंटिन्यू होता है नेक्स्ट पार्ट में, जिसको अपन बोलते हैं कोलोन। ये दिख रही है आपको, ये पूरा क्या है बेटा, कोलोन है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना,
तो ये जो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है असेंडिंग, ये जो नीचे आता हुआ दिख रहा है ये डिसेंडिंग, और ये जो दिख रहा है आपको इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो इलियम खुला सीकम में, सीकम कंटिन्यू हुआ असेंडिंग कोलॉन में, फिर ट्रांसवर्स और फिर डिसेंडिंग कोलॉन में। कोलॉन अल्टीमेटली थर्ड पार्ट में जाके खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन के, जिसको अपन बोलेंगे रेक्टम। ये दिख रहा है आपको रेक्टम। जो अपना स्टूल है बेटा वो यही स्टोर्ड होता है। एक्चुअली स्टूल यहां होता है डिसेंडिंग कोलॉन में। जब ये रेक्टम में आता है तो हमें पॉटी जाने का प्रेशर बनता है, ठीक है। फिर रेक्टम आगे कंटिन्यू होता है एक छोटी सी ट्यूबुलर पैसेज में, जिसको अपन बोलते हैं एनाल कैनाल, और फिर ये कैनाल जाके खुलती है एक ओपनिंग में, पोस्टीरियर ओपनिंग में, जिसे अपन बोलते हैं एनस। आ गई बात समझ में बेटा? तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हो गए हैं, कौन कौन से? तो वो मैंने आपको बता दिए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अच्छा यहां पर भी सुन लो बेटा, ये जो आपका एनस है, यहां पर भी स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है। भाई ओपनिंग है ना, ओपनिंग को खोलने और बंद करने के लिए कोई रेगुलेशन वाला चाहिए है, तो यहां पर भी एनाल स्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक है। यहां पर भी एनाल स्फिंक्टर मसल पाई जाएंगी कि कब खुलना है कब बंद होना है, उसको रेगुलेट करने के लिए एनाल स्फिंक्टर मसल्स पाई जाएंगी, ठीक है। चलो तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।